वार्निंग है, आधा आधा ईयर पार हो चुका है। अगर आप क्लास में कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो फिर आप ध्यान देना स्टार्ट कर दो, है ना। आप क्लास में सिर्फ ध्यान दे दो, आपको कहीं कोई भी एक्स्ट्रा, है ना। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग, है ना, बाउंसिंग करने का मतलब बाउंस कर जाना, टकरा कर, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है रेड वाले से, और एक यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना। भले ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको जानकारी तो होना चाहिए ना थोड़ा सा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हमेशा होगा कॉन्केव में, लेकिन एक एक जगह आता है जहां पर ऑब्जेक्ट होता है ना, वो बिटवीन का सकता है एज अ रिफ्लेक्टर, जैसा कि हम लोग बात कर भी रहते हैं, रिफ्लेक्टर में यूज हो सकता है। दूसरा यूज हो सकता है भाई किसमें, भाई सोलर में, है ना, सोलर फर्नेस होता है उसमें यूज हो सकता है। फिर शेविंग और मेकअप मिरर जो होता है ना, उसमें यूज हो सकता है, ठीक है। स्वागत है आप सभी का एडू पल्स पर फिर से। बहुत दिन से इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ इश्यूज था जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड इस चैनल पर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आए जब जागो तब सवेरा वाला बात है। बट कोशिश हम करेंगे कि अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा, और वीडियो मिलेगा एकदम बिंदास फॉर्मेट में, एकदम जो जो देखो, मेरा ये कहना है ना कि अगर आप क्लास 10th का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप साइंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, है ना, साइंस दे रहे हो, आप मैथ्स दे रहे हो, आप SSTs दे रहे हो, सोशल स्टडीज़ का दे रहे हो, आपको प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो आप वहाँ आंसर नहीं लिख पाते हो, है ना। आपको पता होता है कुछ टूटा फूटा भाषा में पता होता है, लेकिन आप उसको कभी लिखते नहीं हो, किसको कभी समझते नहीं हो, कभी देखते नहीं हो सही तरीके से। दैट्स वाई होता क्या है, वहाँ पर ब्लैंक हो जाता है। तो वो चीज़ से बचाने के लिए हम पूरा का पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज ही लेकर आए हुए हैं क्लास 10th के लिए। ये फिजिक्स का है, उसी तरीके से कोशिश करेंगे केमिस्ट्री का, उसी तरीके से मैथमेटिक्स का, उसी तरीके से SSTs का, है ना। बायो का भी हम कोशिश करेंगे, देखते हैं उसका कुछ हो पाता है तो बायो का भी करेंगे। फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो कंफर्म रहेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले, वो देखने वाले, समझने वाले, जो बनाने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो होगा फिजिक्स का। ओके, और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है, एकदम बेसिक्स, एकदम चलेंगे शुरुआत से। ऐसा नहीं है कि एकदम उड़ा के लेके चले जाएंगे, नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, बस आप उसको क्या करो, कॉपी में, आप कॉपी और पेन पेपर वगैरह ये सब चीज़ लेकर बैठो। ये आपका काम है। आप क्लास 10th का बोर्ड देने वाले हो, आपको आपके अंदर इतना तो मैच्योरिटी होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, तो आपको करना है पेन पेपर ये सब लेकर बैठो। हम जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं, जो भी, अगर आपको आंसर पता है बहुत अच्छे तरीके से तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता, एकदम बेसिक से चलेगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा विथ प्रैक्टिस। तो आपको ना एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि अरे भाई ये क्वेश्चन तो कभी देखे ही नहीं, अरे भाई ऐसा क्वेश्चन तो कभी बनाए ही नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लैंग्वेजेस अलग अलग मिले, क्योंकि हमको पता नहीं है कि CBSE क्या पूछने वाला है, लेकिन उसके आसपास तो एकदम आपको हम पहुंचा देंगे, एकदम कंफर्म है कि उसके आसपास पहुंचा देंगे। इवन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है एकदम डायरेक्टली आ जाता है। आप टेंशन नहीं लीजिए, जितना प्रैक्टिस करा रहे हैं एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, और बेसिक से कराएंगे, वो भी चीज़ एकदम ध्यान में रखिएगा कि अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना शुरुआत से, आप कुछ भी, अब थोड़ा बहुत सिर्फ क्लास में, स्कूल्स वगैरह में ध्यान ले लीजिए, है ना, ध्यान दे दीजिए, वहाँ पर काम आपका आसान हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, बस, और कुछ नहीं, बस यही हम बोलना चाहेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर आ सकता है, और आएगा भी, ठीक है। चलिए, बहुत सारा बोल दिए, बहुत सारा चीज़ बोल दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, समझते हैं। देखिए, चैप्टर सबसे पहला होने वाला है लाइट, है ना। सबसे पहला चैप्टर जो होने वाला है ना, वो लाइट से रिलेटेड है। उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ देखेंगे, और उससे रिलेटेड सब क्वेश्चंस भी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे वो शॉर्ट टाइप होगा, फिर चाहे वो लॉन्ग टाइप होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल होगा, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, चाहे वो मतलब क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको बोल देते हैं हॉट्स बोल लेते हैं ना, वो थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन होता है, वो सब क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस नया नहीं लगना चाहिए एग्जामिनेशन में, आपको अंदर का डर निकल जाना चाहिए कि हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ना कि भाई क्वेश्चन तो अब वहाँ जाएगा, वहाँ पर फोड़ देने हैं। सिंपल सा चीज़ है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो है वो है लाइट चैप्टर। NCERT बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा, NCERT, फिर और भी क्वेश्चंस वो सबको, क्योंकि डायरेक्टली PYQs भी रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, डोंट वरी। ये तो पहला वीडियो एक तरीके से समझ के चलिए, है ना, इस सेशन के लिए, मतलब 2026-27 के लिए एक तरीके से पहला ही वीडियो आप समझ के चलिए। बाकी का पहले का वीडियो है, कुछ टीचर्स पढ़ाए हुए हैं आपको, मैथमेटिक्स है, वो सब भी अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली चलना है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा ऊपर में ना, क्लास 10 फिजिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग पूरा का पूरा, प्रैक्टिस टुडे स्कोर टुमारो। चलिए,
तो यहाँ पर पहला स्लाइड में हम लोग के पास 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन क्या है भाई? तो डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब किसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता ही नहीं है, ठीक है, तो आधा क्लास पार हो चुका है। सबसे पहले आपके लिए सबसे वार्निंग है, आधा ईयर पार हो चुका है। अगर आप क्लास में कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो फिर आप ध्यान देना स्टार्ट कर दो, है ना। आप क्लास में सिर्फ ध्यान दे दो, आपको कहीं कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस करने का जरूरत नहीं है, कहीं जाकर ट्यूशन्स में फीस देने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लास में ध्यान दे लो, उसके बाद सारा का सारा चीज़ आपको इस जगह पर हो जाएगा। आप डेली आओ, डेली प्रैक्टिस करो, जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ आप करते जाओ, बस आपका काम आसान। सबसे पहला चीज़ क्या है भाई? तो डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है ना। अब डिफाइन करना ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डेफिनेशन लिख देंगे बस आप रट लो, नहीं, हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझा देंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं? चलिए एक छोटा सा एकदम रफ एंड टफ टाइप का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये हमारा मिरर है मान लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ ऐसा है, और इधर से कोई लाइट आया है ऐसे करके, और ये ऐसे करके निकल गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये हो गया ये चीज़। तो ये जो लाइट जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये जो होता है पॉइंट जो होता है ना बीच में, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या हो रहा है? पेन क्या ही नहीं चल रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, POI बोल लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, याद रखिएगा। बीच में एक लाइन होता है जो कि नॉर्मल होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, है ना, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। इधर वाला जो एंगल होता है ना, इसको आई बोलते हैं, एंगल आई, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर आर बोलते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? अगर आंसर हम लोग लिखना चाहें, है ना, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में ये सब छोटा छोटा फॉर्म में 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्टर, है ना, स्ट्रेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आंसर है, लिखें हम तो द प्रोसेस, है ना, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग, है ना, बाउंसिंग करने का मतलब बाउंस कर जाना, टकरा कर, बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम, है ना, सेम मीडियम, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में टकरा कर वापस, मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ROL। रिफ्लेक्शन बात कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, ROL दैट इज रिफ्लेक्शन। अगर हम कहीं पर रिफ्रैक्शन का बात करेंगे तो वहां RI लिख देंगे, ठीक है, और यहां पर रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हो गया सिंपल सा हमारा डेफिनेशन हो गया ये चीज़। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर चले तो क्या है? देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो मिरर है इसको रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टर हो गया ये, है ना, जहां से रिफ्लेक्ट किया हर चीज़, है ना, ये जो कि है यहाँ पर क्या? प्लेन मिरर, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और, क्योंकि अगर हम तीनों क्वेश्चंस को एक ही चीज़ में, अगर एक ही में ले ले, अगर एक ही में मतलब मर्ज कर देते तो कैसे बनाते? तो ये तो हो गया हमारा आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शंस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? अब बात आता है व्हाट इज रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर से पहले हम लोग समझ, रिफ्लेक्टर भी बता लिए हम लोग, प्लेन मिरर हो गया। इससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ टर्म जो है सो, क्योंकि आपको तो अगर मान लो आपको बहुत कम पता है, थोड़ा सा पता है, तो आपको तो डिटेल में बताना पड़ेगा ना हर एक चीज़, है ना। तो यहाँ पर आई जो है ना, आई जो है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आर जो है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर क्या है भाई? यहाँ पर देखिए एक और एंगल यहाँ पर बन तो रहा है, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है रेड वाले से, और एक यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना। भले ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी तो होना चाहिए ना थोड़ा सा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग GI। अब GI क्या है और इसको बोलते हैं GR, ये क्या है इसको समझते हैं, है ना। GI और GR क्या है? GI को क्या बोलते हैं भाई? तो GI को बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस,
है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपके स्कूल में कभी ये चीज़ बताया गया कि इसको हम लोग ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए यस और नो। ग्लांस एंगल बता दीजिए, ग्लांस यानी कि GI और GR लिख के बगल में क्रॉस लगा दीजिए या यस लिख दीजिए, और GI और GR लिख के बगल में नो लिख दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आपके स्कूल में बताया गया, आपके स्कूल में नहीं बताया गया। ठीक है, GR। ठीक है, GR क्या होता है? ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो रिफ्लेक्शन में इतना सारा चीज होता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल लाइन आपको बताई दी है। नॉर्मल टू होता है क्या भाई? रिफ्लेक्टर, यानी कि प्लेन मिरर, जो कि होता है हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही होता है। POI को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इतना तो हो गया। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम आपको इतना सारा चीज समझा दिए। अब बात आता है व्हाट इज रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टर को भी लिख ही देते हैं, यहां पर हो ही जाएगा। तो रिफ्लेक्टर के बारे में, रिफ्लेक्टर क्या होता है भाई? a surface which reflect the ray of lights। अच्छा, लाइट्स हो सकते हैं, रे ऑफ लाइट्स है, और यहाँ पर लाइट्स भी, बल्ब भी बना हुआ है, रे ऑफ लाइट्स। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये चीज़ जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है रिफ्लेक्टर वाला ना, ये पूछा गया है 2014 में, 2018 में, है ना। 2018 में पूछा गया था, फिर 2019 में पूछा गया था, है ना। CBSE में ये चीज़ पूछा जा चुका है। तो सोच लीजिए रिफ्लेक्टर कितना छोटा सा चीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या अगर आप लिख रहे हो तो आप साथ साथ में लिखते भी चले जाइए, क्योंकि हम मिटा देंगे, क्योंकि इसके बाद है ना फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर दूसरा पेज करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर ले, यहाँ से मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ इसको मिटाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर चलेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या कहते हैं? एक फिगर इसलिए हम छोड़ दिए क्योंकि फिगर का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला लॉ ये बोलता है कि एंगल आई जो है ना, एंगल आई जो है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये हमेशा इक्वल होगा। ये चीज आपको पता होना। ये फर्स्ट लॉ, आप इसको सेकंड में मत लिखना, ये फर्स्ट लॉ ही है। तो क्या है भाई? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंबॉलिकली लिखें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला चीज, ये हो गया हमारा पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है ना, 2 लॉ होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, हम लोग 2 लॉ पढ़ते हैं, है ना। तो दूसरा लॉ क्या कहता है? दैट इज इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है ना, देखिए ये वाला इंसिडेंट रे, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, है ना, फिर नॉर्मल, है ना, कहाँ पर आ रहा है भाई? एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आ रहा है। और ये सब चीज़ क्या होता है ना, एक नॉर्मल एक प्लेन पर होता है, ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या है भाई? तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, फिर एंड नॉर्मल, है ना, नॉर्मल है ना, वो लाइन डॉटेड लाइन से लिखे हैं, नॉर्मल टू द किस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द किस पर? कौन सा पॉइंट पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट्स ऑफ
इंसिडेंस। ये सब कहाँ पर आएगा भाई? तो लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। तोड़ तोड़ के आपको याद करना भी मतलब याद करने का भी टेंशन नहीं रहेगा, आप समझ जाओगे। लाई ऑन द सेम प्लेन। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इसको। देखो क्या है, इंसिडेंट रे यानी कि ये जो लाइन आया सो पहला, रिफ्लेक्टेड रे जो जो टकरा कर गया सो, एंड द नॉर्मल, ये सब किस चीज पर है भाई? और नॉर्मल किस पर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर किस पॉइंट पर है भाई? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सारा का सारा चीज कहां पर है भाई? एक सेम प्लेन पर ही है, सेम प्लेन पर ही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा लॉ। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दूसरा नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा और बताने का तरीका और ये थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको सही लगा होगा। ठीक है, ये चीज़। अब आते हैं, हमारा पहला नंबर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्या क्या है क्वेश्चन पर समझते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आएगा भी बड़ा क्वेश्चन, इसलिए हम एक स्लाइड में 2-3 क्वेश्चन को मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन मिरर। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर नॉर्मली बिहेव करके यानी कि नॉर्मली बिहेवियर पर अगर इंसिडेंट रे और इंसिडेंट्स क्या है, इंसिडेंट रे है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर नॉर्मली बिहेव करे, है ना, नॉर्मली जाए तो क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू। तो क्या होगा, अब नॉर्मल इंसिडेंस अगर हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपके लिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो हमसे कंडीशन क्या है कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस है ना, नॉर्मल इंसिडेंस कितना बोला जा रहा है हमसे, नॉर्मल इंसिडेंस बोला जा रहा है यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू 0। नॉर्मल तो यही होगा। अब हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, LOR, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जाम में आप इतना शॉर्ट नहीं लिखिएगा, हम पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप लिख लीजिएगा फिर, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या जानते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और जब एंगल आई और एंगल आर बराबर है तो ये पूरा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 0। यानी कि अगर आई 0 है तो एंगल आर भी मेरा क्या हो जाएगा, 0। आई अगर 50 है तो आर भी 50, आई अगर 100 है तो आर भी 100, आई 37.5 है तो आर भी 37.5 हो जाएगा। तो डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए, अगर हम समझें तो क्या बोल सकते हैं, समझिए। अगर डायग्राम में देखते हैं तो अगर ऐसा एक मिरर बना लेते हैं सीधा जैसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो इंसिडेंस रे जो है ना, एंगल आई जो है ना, वो हमारा जा रहा है नॉर्मली। तो नॉर्मली इसको हम लोग दे देते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, नॉर्मली दे दिए भाई। ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे 0 डिग्री पर, और जब नॉर्मली जा रहा है तो नॉर्मली आएगा भी, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट और पॉइंट सोर्स बोल लीजिए इसको। तो ये चीज़ हो गया मेरा 0 to 0 यानी कि आई भी 0 तो आर भी 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का कहानी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है व्हाट इज रियल इमेज। रियल इमेज के बारे में पूछा जा रहा है हमसे कि रियल इमेज होता क्या है। क्योंकि अगर देखिए ऑब्जेक्ट है, फिर ये सब कुछ है, लाइट है, तो इमेज तो तैयार होगा। जैसे कि हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उसमें हम लोग का हमारा फेस दिखता है, तो वो चीज़ क्या होता है, वो होता है इमेज। तो इसमें पूछा जा रहा है रियल, और इमेज 2 टाइप का होता है, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। यहाँ पर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो व्हाट इज रियल इमेज आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर में आते हैं यहाँ पर रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज क्या होता है समझते हैं रियल इमेज के बारे में। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद सेम साइड पर, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद सेम साइड पर जब रे ऑफ लाइट मीट करता है, मिलता है ना, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि उधर ही रियल इमेज तैयार होगा, वहीं पर रियल इमेज तैयार भी होता है जहां पर मीट होता है। यानी कि क्या मतलब एक्चुअली में मीट करता है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग को कहीं पर वर्चुअली दिख रहा है, नहीं, एक्चुअली में मीट करता हो तभी। तो इसको हम लोग आंसर में कैसे लिख सकते हैं, अगर हमसे पूछ दिया जाएगा तो लिखेंगे रे ऑफ लाइट, है ना, रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट meet at a point always
इन नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ हो रहा है। पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा, रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ये ध्यान में रखना है। अगर हम लोग अगर ये देखें, इसका हम ये भी बना लेंगे, डायग्राम भी बना देंगे। ध्यान में रखिएगा, रियल इमेज जो होगा ना, हम लोग ऐसे मिरर तो पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर वगैरह, है ना। रियल इमेज जो होता है ना, वो होता है ऑलवेज इन कॉनकेव, ऑलवेज इन क्या होगा, कॉनकेव, है ना। बट एक्सेप्शन है कुछ, एक्सेप्ट बात कर सकते हैं किसका, एक्सेप्ट हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एक्सेप्ट किसका, एक्सेप्ट होगा हमेशा होगा कॉनकेव में, लेकिन एक जगह आता है जहां पर ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो बिटवीन कहां पर होगा, वो पोल एंड फोकस पर, पोल और फोकस के बीच में रहेगा, तब जाकर उसमें ये वाला इमेज यानी कि रियल इमेज नहीं बनेगा। वो कैसा इमेज बन जाएगा, वो वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डायग्राम बनाएं इसका। डायग्राम कैसा बन सकता है भाई, तो आप एक ऐसे करके बना लीजिए। ये हर एक चीज़ रॉ हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको, है ना। मान लेते हैं यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आया, है ना, और यहाँ से भी इन्फिनिटी से कोई आ रहा है इंसिडेंट रे, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके आएगा, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर आकर मान लेते हैं मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आकर मिल लिया, है ना। चलो, ये चीज़ हो गया। तो ये अगर इसके रियल इमेज के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या हो जाता है भाई, तो इसको हम लोग स्क्रीन पर ला सकते हैं, ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, ऑन स्क्रीन ला सकते हैं। फिर क्या हो सकता है भाई, ये हमेशा रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। और तीसरा, ऑलवेज इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड करने का मतलब क्या, अपसाइड डाउन, जो लेफ्ट का राइट नहीं, सॉरी, उल्टा, लेफ्ट का राइट तो प्लेन मिरर में ऑलवेज इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। यूज अगर देखा जाए इसका, है ना, यूज, तो यूज हो सकता है एज अ रिफ्लेक्टर, जैसा कि हम लोग बात कर भी रहे थे, रिफ्लेक्टर में यूज़ हो सकता है। दूसरा यूज़ हो सकता है भाई किसमें भाई, सोलर में, है ना, सोलर फर्नेस होता है उसमें यूज़ हो सकता है। फिर शेविंग और मेकअप मिरर जो होता है ना, उसमें यूज़ हो सकता है। ठीक है, और फिर हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, ईएनटिस्ट होते हैं, वो सब हॉस्पिटल्स में। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल इमेज का कहानी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आप इसको लिख पाओ अपने कॉपी में। रियल इमेज के लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर आप हमारे साथ में लिखते जा रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फास्ट में लिख नहीं रहे हैं। हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जरूर लिखते साथ में चलिए, जो भी है आप साथ में लिखते चले जाइए। तो लिखने से क्या होगा ना, आप समय दीजिएगा ना, तो आपके सबकॉन्शियसली वो बैठेगा धीरे धीरे। ओके, चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, दैट इज व्हाट इज वर्चुअल इमेज, है ना। वर्चुअल इमेज के बारे में बात करेंगे। तो इसको मिटाएं, हम इसको मिटाते हैं। बोर्ड ही है, बोर्ड में मिटा देंगे। अब आपके पास फैसिलिटी का आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, है ना। स्कूल में तो हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं होता था। चलो मिटाते हैं इसको। आवाज़ आता होगा ना, एकदम लगता होगा कि बोर्ड पर ही लिख रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है, उधर 3 हुआ तो 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबरिंग नहीं दिया हुआ यहाँ पर, इसलिए हम भूल जाते हैं। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, वो तो रियल इमेज को समझे ना, अब उसी को रिलेट करेंगे वर्चुअल इमेज में भी। हाँ, वर्चुअल इमेज क्या होता है। वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। उसमें क्या होता था ना कि एक्चुअली मीट कर जाता था, इसमें मीट नहीं करता है, अपीयर टू मीट होता है, यानी कि फील होता है कि उसको पीछे बढ़ाएंगे वर्चुअली, यानी कि काल्पनिकली नहीं, इमेजिनरली अगर बढ़ाएंगे तो वो चीज़ होगा, वो मीट करता हुआ फिर काल्पनिकली। बाप रे बाप, हिंदी में इंग्लिश घुसाती है।
लिखते हैं डेफिनेशन। रे ऑफ लाइट है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट at a point but appear to meet, है ना, meet at a point, है ना। सो अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे कि वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा डेफिनेशन, आप डेफिनेशन ये चीज़ लिख सकते हो। अब डेफिनेशन हो गया, अब तो जानकारी हम लोग को चाहिए होगा ना कि भाई सही तरीके से हम लोग को सब कुछ जानकारी मिले। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में होता है, बट कंडीशन है इसमें, ऑलवेज इन कॉन्वेक्स, यहां लिखते हैं ऑलवेज इन कॉन्वेक्स, ठीक है ना, बट एक्सेप्शन है, बट, है ना, कनकेव में भी होता है सिर्फ एक कंडीशन में, कनकेव में भी होगा, बट एक कंडीशन क्या है इसका भाई, ये कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन, है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पर, ठीक है, तभी वर्चुअल इमेज बनेगा। बाकी सब में क्या बन रहेगा भाई, तो रियल और इन्वर्टेड, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल। समझ में आ गया ये चीज़, कोई दिक्कत, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। डायग्राम में क्या हो सकता है, डायग्राम एक छोटा सा ऐसे बना लेते हैं, है ना, इधर है इसका ये सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, ऐसे आया है एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये सबको डिस्कस करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो सब डिस्कस हो जाएगा, है ना। ये इधर भाग गया और ये इधर भाग गया, तो इसको हम इधर बढ़ाएं तो यहाँ मिल गया, इसको हम यहाँ इधर बढ़ाएं तो यहाँ मिल गया, तो ये वाला एक पॉइंट हम लोग को मिल गया है ना, जो कि अपीयर्स टू मीट हो रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है ना। ये इधर आ गया था, ये इधर आ गया था, ठीक है, ये अपीयर टू मीट हो रहा है, और इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, सब लोग डिस्कस कर ही लेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, है ना। और आप लोग ऐसा नहीं है कि आप पढ़े भी नहीं होगे, आप लोग तो थ्योरीज पढ़े हो, हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन, देखो हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई स्कूल खराब है, कोई स्कूल अच्छा है, चाहे कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, कोई बहुत खराब पढ़ा रहा है, नहीं, हम, मेरा ये नहीं, मेरा ये कहना है कि देखो स्कूल में होता है ना कि जैसे थ्योरी पढ़ा दिया गया, आप क्वेश्चन बना कर लेकर आना, ये चीज़ आप क्वेश्चन बना कर लेकर आना, और बना कर लेकर आना कहने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बना कर लेकर आ जाओ कल चेक करेंगे, नहीं, कल अब चेक भी नहीं होगा, और चेक भी होगा तो मतलब अब एक ही साथ 40 कॉपी 50 कॉपी, बस आंख बंद करके एकदम मारा जा रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है शताब्दी एक्सप्रेस फेल है, हाँ, वंदे भारत भी फेल हो जाता है टीचर के सामने वहाँ जब कॉपी चेक किया जाता है, वैसा वो चीज़। तो उससे आपको क्या मिला, आप कहीं ना कहीं से ले जाकर लिखो, हम ये नहीं बोलते कि पूरा का पूरा स्टूडेंट कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट ही कर रहा होगा, लेकिन कम से कम जैसे होता है ना 5 स्टूडेंट कर रहा हो, फिर भी अगर क्लास में 50 बच्चा होगा तो 45 बच्चा तो वही कर रहा है ना, किसी दूसरे से मांग के लिख के ला के दे रहा है, सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा, क्या वो बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला पाएगा, नहीं ला पाएगा। दैट्स वाई बोर्ड्स में बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 90, 95, 97, 98, इवन 100% लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड रह के पढ़ाई करते, वो समझते, वो समझने पर ध्यान देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी को ख़त्म करने और पेन को ख़त्म करने पर ध्यान नहीं देते। मेरा ये मानना है कि आपको ये चीज़ करके चलना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको करके चलना चाहिए, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से ना आपको बहुत सारी चीज़ पता चलता है कि क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछा जा सकता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्वेश्चंस पुट किए हैं कि आपको पता तो चले कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। स्कूल में क्या, स्कूल में तो कुछ बताया नहीं, स्कूल में थ्योरी बता दिया, देख लो भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन आ रहा है उल्टा पुल्टा, कुछ भी किसी भी तरीके से लिखा हो रहा है, कुछ सिंपल क्वेश्चन आ जा रहा है, वो नहीं बन रहा। देखो इसके पहले वाला बताया ना, रिफ्लेक्टर कितना आसान क्वेश्चन है ना, व्हाट इज रिफ्लेक्टर, लेकिन अब क्लास में ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा रिफ्लेक्टर क्या होता है। कल को कुछ आ जाए ग्लांस एंगल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या होगा, यही सब चीज़ होता है कि उसके लिए हम आपके लिए ये ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है, थ्रू क्वेश्चंस। बाकी देखिए थ्योरी तो बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, मेरा तो चैनल भी उतना बड़ा नहीं, लेकिन हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका अच्छा मार्क्स आए थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू, आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाओ और आपका अच्छा आगे ग्रोथ हो पाए। बाकी तो खैर अपना बात की बात है। चलिए ये चीज़ देख लेते हैं। हाँ, तो ये वर्चुअल इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। हम बताएं कि ये अपीयर्स टू मीट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज है। अगर यूजेस पर जाते हैं हम लोग, तो इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है रियर व्यू। जो कार वगैरह अगर आप चलाते होगे, चाहे चलाते देखे होगे, है ना, पापा को, मम्मी को, दीदी को, भैया को, जो भी है, तो ये क्या करते हैं ना, जो रियर व्यूज होता है ना, जो साइड मिरर होता है वो हो गया,
फिर एक होता है ड्राइवर्स मिरर हो गया, है ना, ये साइड मिरर हो गया। फिर ड्राइवर्स मिरर जो ड्राइवर के लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में लगा हुआ होता है, अब तो डिजिटली हो गया है ना, ड्राइवर्स मिरर हो गया। तो ये सब में कौन सा हो रहा है भाई, तो ये सब में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। स्ट्रीट लाइट, है ना, स्ट्रीट लाइट भी यही चीज़ वाला हिसाब चल रहा है, ठीक है, फैल जाता है। उसके बाद फिर बिग शॉपिंग स्टोर्स में यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, शॉपिंग स्टोर्स, ठीक है। वहाँ कनकेव मिरर था, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। और उसमें जो बताए थे ना इसके पहले वाले में जो है ना, वो कनकेव मिरर में था। तो बिग शॉपिंग स्टोर्स में ये सब में यूज़ होता है। तो ध्यान में रखना है आपको, थोड़ा सा एप्लीकेशन भी और थोड़ा ये सब भी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वर्चुअल इमेज का कहानी समझ में आ गया होगा, ये वर्चुअल इमेज क्या होता है। ओके, और तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग लिख लो। और हम तो होप कर रहे हैं कि आप मेरे साथ भी लिख रहे होगे, है ना। चलिए मिटाते हैं, वर्चुअल इमेज हो गया। अब क्वेश्चंस क्या है, मेंशन द नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में बात किया जा रहा है, तो प्लेन मिरर को भी बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या है भाई। यहीं पर हो जाएगा हमारा प्लेन मिरर से क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लेन मिरर के लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम, हाथ तक कभी कभी ना चिपक जाता है। चलिए ये हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर बीच में एक मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ये चीज़, ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट निकला, एक है ऐसे सीधा गया, ठीक है, जो ऐसे गया और वापस आ गया, क्योंकि प्लेन मिरर में है 0 डिग्री पर जा रहा है तो कोई उपाय है भी नहीं। और एक गया है यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ आया है एंगल से, तो एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट करा दिया गया इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बन गया आई और यहाँ पर बन गया आर, ये था इंसिडेंट रे, ये था रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब होगा क्या, ये कहीं पर कट तो नहीं रहा है, तो कट इसको मिलाना पड़ेगा। तो मिलाएंगे कहाँ भाई, अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो, ठीक है, देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ बढ़ाएं इसको और फिर इसको भी बढ़ाते हैं, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर आकर कटा है और यहाँ पर मेरा क्या बना, इमेज बन गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या बन गया, इमेज बन गया। ये होता है प्लेन मिरर का कहानी। अगर नेमिंग करते हैं हम, सॉरी हाँ, अगर नेमिंग करते हैं तो अगर मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये ए डैश है और ये बी डैश है, देख रहे हो, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उतना ही इमेज बड़ा आ गया। जितना डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। एक और चीज़ है, अभी ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है, लोग बहुत गलती किया है ऑफलाइन क्लासेस में, तो पूछ के ना हम एकदम लगता था कि भाई क्या ही ये लोग दिमाग लगाता होगा, बहुत गलती किया है। देखिए हम पूछेंगे आपसे भी, है ना, ये एक्स है और ये वाला भी एक्स है, ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली एक्स ही होगा, ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ हो गया। सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी, इसका फीचर्स को जान लेते हैं, उसके बाद हम आपसे सवाल कर लेंगे। तो फीचर्स क्या है भाई, तो फीचर्स हुआ क्या, ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा प्लेन मिरर में, है ना। ये क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब जैसा है वैसा ही, एकदम माथा ऊपर पैर नीचे, माथा ऊपर पैर नीचे, है ना। इक्वल साइज का होगा, इक्वल साइज का होगा, ठीक है। फिर इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर भी होगा, ये चीज़ हो गया। लैटरली इन्वर्टेड होगा, है ना, लैटरली इन्वर्टेड होगा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि भाई लेफ्ट का राइट हो जाएगा, है ना, और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, सॉरी राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ये चीज़ है ना। अपने आप को जब मिरर में देखिएगा ना तो आप ऐसा फील कीजिएगा कि आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा मिरर में, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दिख रहा होगा, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आता है सवाल, है ना। हम सवाल पूछ दिए थे कि अगर प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर खड़ा है, तो हमको बताना है कि जो इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट से इमेज तक का डिस्टेंस कितना होगा। और लोग उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट खड़ा होकर क्या बोल दिया कि सर एक्स बनेगा।
लेकिन क्वेश्चंस पर मेरा ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं ध्यान दिया? हम पूछें क्या, हम पूछें कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम दिए हुए हैं x, है ना। तो ऑब्वियसली है कि हमारा इमेज डिस्टेंस भी x होगा, बट मेरा सवाल तो ये नहीं ना था। मेरा सवाल क्या था, हम सवाल कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट से इमेज तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो ऑब्जेक्ट से इमेज तक का, ऑब्जेक्ट टू इमेज अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो गया, इधर वाला x ये और इधर वाला x ये, यानी कि यहाँ शुरुआत से लेकर अंत तक का टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स दैट इज 2x, ये चीज़ है ना। और लोग जब रियलाइज किया कि अरे नहीं सर, नहीं सर 2x होगा, तब लोगों को पता चला कि देखो क्वेश्चंस कितना कंफ्यूजिंग करके पूछ सकता है, और बहुत ही आसान होता है बट कंफ्यूजन में डाल दिया जा सकता है। और ये क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये चीज़। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही जो जो थिंकिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, ऐसे नहीं मोटा मोटी अरे ये क्या होता है, वो सब चीज़ें पूछता कहाँ है, वो नॉर्मल चीज़ अब नहीं पूछता एग्जाम। सीबीएसई को आपको परेशान करने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसा थोड़ी है कि मज़ा नहीं आएगा, बहुत मज़ा आता है उसको। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है ना, उधर 3 क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर किए और 4 क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चीज़ सही से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिफाइन अपर्चर, डिफाइन पोल, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पांचों क्वेश्चन ना एक ही चीज़ में हो जाएगा, है ना, ये पांचों क्वेश्चंस एक ही चीज़ में हो जाएगा। हाँ 5 ही क्वेश्चंस है, मेरे पास क्वेश्चंस है लिखा हुआ, उसी से हम इसको करके दिए हैं आपको। तो अब ये पांचों क्वेश्चंस हम लोग एक ही साथ कर लेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहला चीज़, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये बन गया मेरा एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, सब में जो टर्म जो समझाएंगे ना अभी आपका, वो सब में सेम ही जाएगा। ये चीज़ हो गया। बीच में एक रहेगा क्या भाई, एक प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में प्रिंसिपल एक्सिस, ये चीज़ हो गया। ओके, चलिए अब नेमिंग करते हैं कुछ कुछ। ठीक है, यहाँ पर एक होता है ये जो, अगर ये लाइन को हम लोग ड्रॉ कर दें, यहाँ से मिला दें यहाँ तक, तो क्या होगा, ये चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पर होगा हमारा, मान लेते हैं C, यहाँ पर होता है हम लोग का, मान लेते हैं F, है ना, यहाँ पर होता है P, है ना। यहाँ पर अगर x और y मान लेते हैं, ये x और ये y, तो अपर्चर में हम लोग डालेंगे। ये वाला जो लाइन है, रेड वाला जो लाइन है, दैट इज़ PA। अब ये PA क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना, ये PA क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत सारा चीज़। चलिए तो अब ये डायग्राम बन गया। अब ये डायग्राम बनने के बाद आपको हम समझाते चले जाते हैं आंसर। सबसे पहला चीज़ है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C। पहला क्वेश्चन के लिए C के बारे में हमसे पूछा जा रहा है क्या होता है, तब C क्या होता है, सेंटर। अब एक्चुअली देखो, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये किसी ना किसी चीज़ का, ये चीज़ देखो, ये भी इसका किसी ना किसी का पार्ट होगा। अब ये पार्ट होगा तो उसका कोई सेंटर होगा, तो मान लेते हैं सेंटर यही है, तो वो सेंटर के बारे में ही पूछा जा रहा है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो किसका है भाई, एक हॉलो स्फेयर का। तो हॉलो स्फेयर के बारे में हम लोग मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने अगर बोलेगा तो आप क्या लिखोगे, तो सेंटर ऑफ हॉलो, है ना, हॉलो स्फेयर फ्रॉम विच, जिससे, फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म। ठीक है, इस कॉल्ड हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है ना, सेंटर क्यों नहीं लिखा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरा क्या आता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा में ROC, है ना, इसको डिफाइन करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सिंपल है, डिस्टेंस। देखिए सर्कल अगर हॉलो स्फीयर उसका रेडियस है ना, उसका सेंटर है, तो इसका मतलब उसका रेडियस भी होगा, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, कभी कभी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर
एंड पोल, एंड पोल दैट इज पी, पोल को हम लोग पी से डिनोट किए हैं, ये वाला पोल होता है, ठीक है, पोल, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर जिसको लिख देंगे हम वहाँ पर भी, एंड पोल, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये चीज़ हो गया, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और भी एक बोल सकते हैं, सिंपल में आ सकता है, रेडियस ऑफ किस चीज़ का, रेडियस ऑफ जो हॉलो स्फीयर था ना, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेरिकल मिरर, हॉलो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये रेडियस ऑफ, इसको भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ही हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये भी आप लिख सकते हो एग्जाम में एकदम अनडाउटेडली, इजीली। समझ में आ गया, आरओसी क्या हो गया और मेरा सी क्या हो गया, ठीक है। पोल के बारे में बोले लिख देते हैं, तो पोल एक्चुअली क्या है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, एक सेकेंड, हाथ भींग गया मेरा। हाँ, पोल क्या होता है, तो पोल होगा मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये चीज मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, वो ध्यान में रखिएगा, है ना, ये चीज हो गया। तो कौन कौन सा हो गया हमारा, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। अब हम लोग को करना है अपर्चर के बारे में। तो आई होप कि आपको कम से कम इतना तो समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। अगर आप लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं डिफाइन अपर्चर पर। तो अपर्चर को कैसे डिफाइन करेंगे वो चीज हम लोग लिखते हैं, देखिए। अपर्चर को समझते हैं। हाँ, क्या होगा अपर्चर का डेफिनेशन। अपर्चर एक्चुअली है क्या, देखिए, ये जितना एरिया से हम लोग का रिफ्लेक्शन जो भी हो पाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। जो डिस्टेंस होता है, चाहे वो डायमीटर होता है वो, तो यहाँ से लेकर, देख रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया जो है ना, दैट इज कॉल्ड द अपर्चर। तो उसी चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे डेफिनेशन में। तो द डायमीटर लिखेंगे क्या, द डायमीटर, है ना, ऑफ द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर एक्सपोज्ड टू किसके, इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट लाइट के, एक्सपोज्ड टू इंसिडेंट लाइट, है ना, इज कॉल्ड अपर्चर। अब उसको इज कॉल्ड और सो नोन एज ऐसा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इज इंसिडेंट लाइट हो गया। तो द डायमीटर ऑफ द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड अपर्चर। ध्यान में रखिएगा, अपर्चर यहाँ पर हम अगर डिनोट कर दे सिम्बॉलिकली तो एक्स और वाई से डिनोट किया गया, तो एक्स और वाई हमारा अपर्चर हो गया। फिर क्या है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर आता है पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल के बारे में हम लोग मेंशन कर ही लिए। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है उसको भी समझते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझते हैं ये क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो ये होगा द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर लिखा गया, क्या लिखा जा रहा है बार बार पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ध्यान में रखना होगा, यानी कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला हो गया, जो लाइन जो है ना, रेड वाला लाइन जो हो गया, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक साइड रह सकता है, सब इधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर हम पूरा का पूरा इसको एक्सटेंड करके आपको दिखाए हैं, है ना, ध्यान में रखना है आपको। समझ में आ गया ये चीज। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर भी हो गया। तो यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन था वो हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग पढ़ लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख लिए, अपर्चर भी समझ लिए, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर भी समझ लिए, प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ लिए पूरा का पूरा।
है ना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछा जाएगा आपको पता भी तो होना चाहिए, है ना, ये चीज़। क्योंकि अब जैसे अगर मान लो आप युद्ध का तैयारी कर रहे हो, तो युद्ध का तैयारी करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर सिर्फ हमको एक पर्टिकुलर कंट्री से लड़ने के लिए सिखाया गया है, नहीं। युद्ध का तैयारी करने का मतलब होता है कि आपको अगर युद्ध में उतारा जाए तो कहीं का भी कोई भी आदमी आ जाए, आप उससे लड़ सकते हो, आप उससे फाइट कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। तो वो चीज़ होना चाहिए, है ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं। तो क्वेश्चन आपको किसी तरीके से मिल सकता है। अब क्वेश्चन किसी तरीके से मिलेगा तो आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको सही तरीके से मतलब टैकल करो, सही तरीके से सॉल्व करो, सही तरीके से उसका सोल्यूशन बनाओ, लिखो कॉपी में, ये सब चीज़। ओके, चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है इसमें जरा देख लें। चलो ये भी अच्छा है, यहां पर भी आया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फिर डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। फिर डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। और फिर राइट डाउन द रिलेशंस बिटवीन द फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। काफी अच्छा चीज है, चलो समझते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये बन जाएगा हमारा 13 से स्टार्ट हो जाएगा, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स और कनकेव के बारे में, है ना। प्रिंसिपल फोकस यहां पर लिखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ये फॉर्मेट पढ़ाने का तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बस आप जुड़े रहिए, आपका समस्या यहाँ पर पूरा का पूरा समाधान हो जाएगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है ये चीज़ आपके लिए, ठीक है, ये चीज़। चलिए प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं हम लोग। हाँ, प्रिंसिपल फोकस कौन कौन चीज़ में होगा भाई? तो एक कॉन्वेक्स में देखेंगे, एक कॉनकेव में देखेंगे। तो इधर हम लोग कॉन्वेक्स देख लेते हैं, है ना, इधर कॉन्वेक्स के बारे में लिख लेंगे, और इधर हम लोग कॉनकेव के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। कॉन्वेक्स और कनकेव समझते हैं। कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अब देखिए, जहां पर रिफ्लेक्शन, अगर कॉन्वेक्स में बात करते हैं, कॉनकेव में बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, लाइट या तो मीट कर जाता है और या तो अपीयर टू मीट करता है। तो या तो मीट करता है तो किसी ना किसी पॉइंट पर तो मीट करता होगा, उस पॉइंट को ही हम लोग फोकस बोलते हैं। उसी तरीके से कॉनकेव में कहीं ना कहीं, चाहे कॉन्वेक्स में कहीं ना कहीं अपीयर्स टू तो मीट होगा ना कहीं पर, तो उस पॉइंट को ही हम लोग फोकस बोलेंगे। और फोकस जब हो जाएगा देन फिर हमारा एक दरवाजा खुल जाता है फोकल लेंथ का, तो वो चीज़ भी देख लेंगे। और जब फोकस और फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पड़े हुए हैं, देन फिर रिलेशन बनाना इज बिट ईजी फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स में समझते हैं क्या है भाई फोकस। अ पॉइंट, ठीक है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, PA लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर रेज ऑफ लाइट appears to meet, है ना, आफ्टर किसका? आफ्टर शादी विवाह नहीं, रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये चीज हो गया। तो ये हो गया कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव का प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा क्या? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, वेयर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, है ना, रेज ऑफ लाइट मीट, एक्चुअली लिख देते हैं, एक्चुअली मीट, है ना, आफ्टर किसके? शादी विवाह के बाद नहीं, रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, दोनों का प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन। कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो एग्जाम में आते हुए भी आप गड़बड़ कर बैठोगे, और हम नहीं चाहते हैं कि आप गड़बड़ करो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने का फल गलत नहीं होना चाहिए। ये आप दिमाग में डाल लो कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। आप ये कभी मत सोच के चलो कि मेहनत तो कर रहे हैं भाई, वहाँ जाके पता नहीं लिखाएगा, ये सोचना ही गलत है ना, ये सोचना ही गलत है। जो मतलब बुद्ध जो थे ना, वो कहे थे कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो और वैसा करने लग जाते हो। तो आप सोचो ही मत गलत को मत सोचो, गलत सोचोगे तो आपके साथ गलत होगा और आप गलत करने लग जाओगे। तो डोंट थिंक अबाउट एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज़ हो गया।
ये तो हो गया पहला चीज, द डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ये भी पढ़ लिए, और कनकेव मिरर ये भी पढ़ लिए। प्रिंसिपल फोकस मतलब अगर हम ये इसके थ्रू अगर समझाना चाहे डायग्राम के थ्रू, तो डायग्राम कहीं ना कहीं पर तो मेरा बना हुआ होगा ही। हाँ देखो यहाँ पर तो डायग्राम बना हुआ है ना, एक बार ये वाला डायग्राम देखो, ये जैसे ये है कॉन्वेक्स के लिए, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट गया यहाँ पर, अपीयर्स टू मीट हो रहा है ये चीज़ यहाँ पर, तो ये चीज़ को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। उसी तरीके से कनकेव में भी था, है ना, कनकेव में भी था कि वो मीट हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो हम लोग बोलेंगे वो प्रिंसिपल फोकस कनकेव का। समझ में आ गया? चलिए अब दरवाजा खुल जाता है किस चीज़ का भाई, तो फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ क्या होता है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये एक्चुअली 13 था, है ना, और ये 14 हो गया। अब आते हैं हम लोग 15 में, तो 15 में बन जाता है क्या भाई, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पीएफ लिख दें, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, है ना, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से भाई, एफ से, एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ। तो हमारा फोकल लेंथ भी हो गया, तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो रिलेशन हमको बनाना है, तो लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाएगा। अब देखिए फोकल लेंथ और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन देखा जाए तो एफ इज इक्वल टू जो होता है ना, वो होता है r/2, ठीक है, एफ इज इक्वल टू r/2, तो r इज इक्वल टू हम लोग 2f भी लिख सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बेसिस पर देखा जाए, जैसा कि हम लोग हमेशा एनालिसिस और कंक्लूड भी करते हैं कि अगर r और f में रिलेशन क्या हो, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, f हो गया। यानी कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा देन फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर घटा तो फोकल लेंथ भी घट जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी आता है, भले ही शॉर्ट में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर वाला में आएगा, है ना, MCQ में पूछ लिया जाएगा, लेकिन आ सकता है। देन यू हैव टू मग अप विद दिस, ओके, एकदम दिमाग में एकदम घुसा लो और कुछ नहीं करो। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाला है। अभी तो रिफ्लेक्शन का चल रहा है, फिर रिफ्लेक्शन में भी और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, फिर रिफ्रैक्शन है ना, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये वो है, बहुत सारा चीज़ आएगा, तो वो सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ कुछ छोटा छोटा था इसलिए हम लिख दे रहे हैं, कुछ बड़ा जो आएगा ना, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन उसको समझाएंगे, है ना, उससे रिलेटेड कुछ कुछ ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ दिखेगा आपको, वो चीज़ है। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग को ये सब चीज़ आसानी से और बहुत अच्छे से मिलता चला जाएगा। बस आप लोग का सपोर्ट आप अपना दिखाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही है। आपको अगर और वीडियो अगर पसंद आता तो आप ज़रूर बताइएगा, है ना। अगर आप देख रहे हैं और अगर आप बताएंगे तो आप ज़रूर बोलिएगा कि कंटिन्यू करें या ना करें। ये बताने का तरीका मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये वीडियो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, है ना, उसी में। तो तैयारी अपना, थ्योरीज वगैरह आप पढ़ते रहिए, बुक्स को रीड करते रहिए, बुक्स को रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप कोई भी बुक्स पढ़िए, NCERT को आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना, आप बुक्स रीड करने दीजिए। और जहाँ तक बात है क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत सही मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम्स का जो फियर जो होता है ना, वो आपका खत्म कर देगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।